और ये बीजेपी का पतन का समय आ गया है। हम सब बचपन से देखते आ रहे हैं, तो उसमें ड्रिल होती है ना, हवा के संग में बहुत तेज दौड़ती है, और जब वो टूटती है तो मालूम पड़ता है कि हाथ पैसे ही कट गई, पता भी नहीं होता कि वो पतंग कहाँ जाके कहाँ गिरी है। इसी तरीके बीजेपी का हाल होगा। मथुरा में सांसद लोकल ही होना चाहिए। पूरी दुनिया में सबको मालूम है बीजेपी चुनाव हिंदू वर्सेस मुसलमान पर लड़ रही है। अगर हमारे मथुरा का स्थानीय सांसद हो तो हमारी मथुरा की सभी पब्लिक के लिए सबसे बेहतर रहेगा ये। और सरकार का ये एजेंडा है कि सबका साथ सबका विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के नाम पर कोई बात नहीं है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनावों का बिगुल लगभग बजने ही वाला है। कुछ समय के बाद में मथुरा और उत्तर प्रदेश में ताकि सभी जगह पर लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं और सभी पार्टियां अपने अपने जोर शोर और दमखम के साथ जुट चुकी हैं कार्यकर्ताओं को, वोटरों को लुभाने के लिए अपने लुभावने वादों के साथ में। प्रमुख मुद्दों का अगर बात की जाए तो सबसे प्रमुख मुद्दा था भारतीय जनता पार्टी का राम मंदिर का, जिसने जनता से वादा किया था कि वह उनको राम मंदिर बनवा कर देंगे और उन्होंने वादा पूरा कर लिया। लेकिन इसी विषय पर कि आगामी लोकसभा चुनावों में क्या उनका ये मुद्दा उनके लिए बड़ी जीत साबित करेगा। आ चुके हम लोग मुस्लिम बहुल क्षेत्र में, जहाँ पर मौजूद है मेरे साथ में काफ़ी मुस्लिम समाज के लोग। हम जानना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का एक विजन था, एक सपना था कि वो भारतीय जनता पार्टी जो थी उनका ये कहना था कि राम मंदिर का मुद्दा प्रमुख है और उन्होंने बनवा कर दिया। क्या आप मानते हैं कि इस मुद्दे के बाद में भारतीय जनता पार्टी या अन्य किसी पार्टी के पास में कोई और मुद्दे बचते हैं चुनावों के लिए? अन्य पार्टियों के पास क्या मुद्दे हैं? अन्य पार्टियों के पास, सभी पार्टियों के पास देश के विकास का मुद्दा होना चाहिए, जनता की भलाई का मुद्दा होना चाहिए, है नहीं? क्योंकि सेकुलरिज्म है, ये हमारा देश जो है नहीं, सभी धर्म और सभी मजहबों को मानने और चलने वाला है, इनमें सभी का भला होना चाहिए, है नहीं? जैसा कि नारा दिया था मोदी जी ने, सबका साथ सबका विकास, वो बात होनी चाहिए। मंदिर और मस्जिद वो अपनी जगह पर है, ये धार्मिक उन्माद है नहीं? इससे जो है हर मज़हब को या हर पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। जैसे कि तमाम विपक्ष नहीं पहुंचा वहाँ जी, है नहीं? अगर देश से जुड़ा हुआ ये मसला होता तो और पार्टियां जो देश की हैं, राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उन्हें भी पहुंचना था ना, उनके लीडरों को भी, महानेताओं को। तो लेकिन उनका ये कहना था, जो अन्य पार्टियों की जिनकी आप बात करते हैं, उनका ये कहना था कि ये कोई राम मंदिर का आमंत्रण नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सोची समझी जो उनका प्रोग्राम किया जा रहा है। कहना है, ये उनका अपना कहना है, ये उनके अपने विचार हैं साहब, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। तो आप इसमें कुछ नहीं कहना। चलिए बात करते हैं मथुरा के सांसद को लेकर के। मथुरा में अभी हम लोग जब बात कर रहे हैं तो मथुरा का सांसद स्थानीय होना चाहिए, बाहरी होना चाहिए आपकी नज़रों में? बेहतर यही है कि स्थानीय होना चाहिए, ताकि हम अपनी कोई भी समस्या लेकर उसके पास पहुंच सकें, नहीं? उसमें आसानी यही है जी। बात करते हैं युवा वोटर से। ये युवा है मेरे साथ में खड़े हुए हैं, कि क्या नाम है आपका? हाफिज़ मोहम्मद ताहिर। हाफिज जी, जानना चाहूँगा कि आपकी बार अगर जैसा कि आगामी चुनाव में आप देख रहे हैं, तो मथुरा से क्या आपकी नज़रों में ऐसा कोई चेहरा है जो आपकी अनुरूप सांसद बन सकता है मथुरा का? देखिए, दरअसल ऐसा तो कुछ भी नहीं है। जो हमारे लिए, जो हमारे इस शहर मथुरा के लिए अमन की और विकास की बात करेगा, वही हमारा प्यारा चेहरा है। देखिए, सभी पार्टियां अमन के विकास की बात करती हैं, सभी पार्टियां अपने अपने मुद्दे लेकर के आती हैं, सभी पार्टियां अपने अपने घोषणा पत्रों में दावे करते हैं। लेकिन बात यहाँ पर हो रही है आगामी चुनावों को लेकर के, क्योंकि आप वोटर हैं, आपके मन में भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि हमारे अनुसार हमें सांसद चाहिए होता है। अगर बात की जाए, जैसे चले सांसद का चेहरा छोड़ देते हैं, बात करें विकास के मुद्दों की, आपकी नज़रों में मथुरा में कौन सा विकास कार्य बाकी है जो प्रमुखता से होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हमारे मथुरा शहर में तालीम का विकास सबसे पहले। जो हमारे युवा इस वक्त बेरोज़गारी से जूझ रहे हैं, उनको सबसे पहले रोज़गार मिलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि रोज़गार के साथ साथ तालीम पर भी ध्यान दें सरकार हमारी। और जो हमारे युवाओं के लिए कुछ भी इस वक्त नहीं हो पा रहा है, वो सरकार हमारी इस चीज़ पर ध्यान दे। क्या नहीं हो पा रहा है? युवाओं के लिए लगातार कौशल विकास योजना लेकर आ रहे हैं, युवाओं के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं लगातार जो बीजेपी सरकार है वो दावे करती है इस बात को लेकर के, हमने सभी को रोजगार के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, मेक इन इंडिया पर काम किया जा रहा है। आखिर कौन से कार्य हैं नहीं हो पाए हैं अभी तक या होने चाहिए? बढ़िया बताएं जी, आप बताएं। मथुरा में सांसद लोकल ही होना चाहिए, जिससे कि आदमी जा सके। या अब इमाम बात ये है, इतने यहाँ ऑफिस बना रखा है डेलीगेट करने का, तो कोई भी ज़्यादा परेशान होता है, कोई लेटर लिखवाता है वो मिलती नहीं है, वो उसका रिप्रेजेंटेटिव लिखता है लेटर। और मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जाट बहुल क्षेत्र है, तो जो भी सरकार आती है वो अपने जात पात पर इलेक्शन लड़ती है। और ये जात पात का इलेक्शन दो पार्टी में बन गया है देश का, मतलब
जो भी अभी राम मंदिर का पे वो लगाइए, ये आरएसएस का वो था ये प्रोग्राम, ना ही इसमें शंकराचार्य को इनवाइट किया, ना किसी को किया जो जिसको प्राण प्रतिष्ठा में समारोह में शामिल हो। जी, इनवाइट सभी को किया गया था, लोग पहुंचे नहीं वो अलग बात। हाँ, मतलब इनवाइट तो किया, मतलब वो शंकराचार्य कोई नहीं आया भाई, कम मतलब क्यों नहीं आए, मतलब इसका मतलब कहने का ही मुद्दे ये हैं कि सब मतलब सबका विकास, सब हिंदुस्तान में सब एक है। हम ये देश जो है हमारा सेकुलर है, सब एक है, सब समान है, सबकी समस्या सुननी चाहिए सरकार को, एक नहीं एक तरफ। अभी मैंने देखा हजन कल्याण विभाग में गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश का ये दिया कि शादी में उन्हीं को वो पिछड़े वर्ग को मिलेगा, सिर्फ मोमडन्स को नहीं। उनकी उस पर था, कल एक लड़का मुझे ये बता रहा था कि उस पर पोर्टल पे था कि अल्पसंख्यक को छोड़कर और सभी उसको पिछले वर्गों को शादी का वो मिलेगा पैसा, ऐसा क्यों? चलिए बात करते हैं, जैसा कि आपने कहा था कि सांसद स्थानीय होना चाहिए, स्थानीय के फायदे और बाहरी के नुकसान क्या होते हैं? स्थानीय का फ़ायदा आप चाहे जा सकते हैं, उसके बाद पूछ सकते हैं, एप्लीकेशन दे, वो खुद मिल सकते हैं। और स्थानीय में थोड़ा वो पोलाइटली रहती है कि हमारे क्षेत्र का आदमी है, बाहर का आदमी आज हेमा मालिनी यहाँ रही 20 दिन बम्बई रहती है, कभी कभार आती है वो दिल्ली से, उससे कोई फ़ायदा नहीं। आज तक कोई हम ही कई बार एप्लीकेशन जो मरीज होते हैं उनसे जी हमें कोई फ़ायदा ना हुआ, कोई काम हमारा हुए हमें सांसद जी से, क्योंकि वो यहाँ रहती नहीं है, बाहर रहती हैं, तो इसलिए हमारे उससे पहले जो सांसद थे हम पहुँच जाते थे। कभी एक ज़माना था हमें चौधरी दिगंबर सिंह साहब MP यहाँ पर सांसद, पहुँच जाते थे, कोई समस्या कोई परेशानी हमारी वो हो जाती थी दूर। भाई ये है बस, और क्या है। चलिए बात करते हैं और भी लोगों से यहाँ पर। जी, INDIA जो गठबंधन था वो लगभग टूटने के कगार पर है और नीतीश का वापस NDA में शामिल होना किस ओर इशारा करता है? आज क्या स्थितियाँ हैं अन्य पार्टियों की? देखिए, पार्टी का सवाल जहाँ तक आता है तो ये तो गठबंधन जोड़ तोड़, जब परिवार बड़े होने लगते हैं तो बिखराव भी होना स्वाभाविक है। और जिसको अगर कुर्सी की लालसा होती है तो उसका फिर कहीं भी ना समाज में ना मजहब में कहीं धनादोरी नहीं होता। नीतीश कुमार उसी श्रेणी में आते हैं कि आज से 1 साल पहले उनका ये कॉल था कि मैं मर जाऊंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री बनना था 9वीं बार, इसलिए उन्होंने बीजेपी के साथ स्वीकार कर लिया। अन्य पार्टी बीजेपी के साथ जाना स्वीकार नहीं कर रही, क्योंकि बीजेपी जो पार्टी है किसी भी तरीके से एक सांप्रदायिक पार्टी के रूप में बनकर रह गई है। पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि बीजेपी जो चलती है वो संघ के लोगों से चल रही है। अभी राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है, जिसमें किसी भी धर्म में किसी भी नेता का कोई रूप नहीं होता। अपने चाहे मुसलमानों में मस्जिद में इमाम काम करते हैं, मंदिरों में पुजारी, शंकराचार्य, सारे बड़े बड़े लोगों का काम होता है। गुरुद्वारे में भी अपने गुरु होते हैं, ईसाइयों में पादरी होते हैं, आम लोगों का काम नहीं होता। लेकिन क्या है, ये एक हठधर्मी है। हिंदुस्तान के अंदर बीजेपी की टोटल हठधर्मी इस टाइम चरम सीमा पर है और ये बीजेपी का पतन का समय आ गया है। आप कहते हैं पतन का समय, लेकिन लगातार देखा रहा है बीजेपी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। अन्य पार्टियां लाख प्रयास करने के बावजूद भी मोदी के रथ को रोकने में कामयाब नहीं हो पा रही हैं। नहीं, ऐसा होता है ना, जब चरम सीमा पे चढ़ता है पतंग जो बहुत दौड़ती है, हम सब बचपन से देखते आ रहे हैं, तो उसमें ड्यूल होती है ना, हवा के संग में बहुत तेज दौड़ती है, और जब वो टूटती है तो मालूम पड़ता है कि हाथ पे ऐसी कट गई, पता भी नहीं होता कि वो पतंग कहाँ जाके कहाँ गिरी है। इसी तरीके बीजेपी का हाल होगा। चलिए बात करते हैं मथुरा के प्रत्याशी को लेकर के। मथुरा के प्रत्याशियों की बात की जाए तो आपकी नज़रों में कौन ऐसा प्रत्याशी है जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को टक्कर दे सकते हैं, या फिर ऐसी कौन सी पार्टी है जो कि इस समय यहाँ पर मुकाबला कर सके? देखिए, पार्टी तो सवाल ये है कि जो कैंडिडेट पे डिपेंड करता है मामला। अब अभी मैं आपसे नाम ले दूं, हो सकता है चुनावों में उनको टिकट ही ना मिले, लेकिन मथुरा यही जानना चाहते हैं लोग कि आखिर मतलब वो कौन से चेहरे हैं जो प्रमुख रह चुके हैं या उन्होंने पूर्व में कार्य किया। जैसे कि मैं आपको नाम बता दूं, पूर्व में यहाँ पर माननीय सिंह जी 3 बार के सांसद रह चुके हैं। उससे पहले भी यहाँ पर बड़े बड़े जो नेता हैं वो उन्होंने बड़े अच्छे प्रयास किए थे। जयंत चौधरी रह चुके हैं। तो लोकल को भी मौका मिला, बाहरी को भी मौका मिला मथुरा ने। आखिर आपकी नज़रों में ऐसे कौन से चेहरे हो सकते हैं जो भारतीय जनता पार्टी को इस समय टक्कर दे सकें? देखिए, अगर सारे लोग मिलके विकास के मुद्दे पे कर बात हो, ये जो चुनाव होगा जात पात पे है, हिंदू वर्सेस मुसलमान। पूरी दुनिया में सबको मालूम है बीजेपी चुनाव हिंदू वर्सेस मुसलमान पर लड़ रही है। अगर विकास के मुद्दे पर लड़ेगा चुनाव तो मैं समझता हूँ कि हमारे मथुरा से श्री महेश पाठक जी हैं, कांग्रेस उम्मीदवार हैं। अगर गठबंधन होता है तो चारू चौधरी उम्मीदवार हैं। लेकिन बाहरी व्यक्ति से
अगर हमारे मथुरा का स्थानीय सांसद हो तो हमारी मथुरा की सभी पब्लिक के लिए सबसे बेहतर रहेगा ये। बात की जाए अन्य मुद्दों की, तो मथुरा के प्रमुख मुद्दे कौन कौन से हैं आपकी नज़रों में? प्रमुख मुद्दे तो ये समझ लीजिए सांसद के जो काम होते हैं, मथुरा में जब से सरकार आई है कोई भी डिग्री कॉलेज नहीं बना, जो शिक्षा को कोई इंटर कॉलेज नहीं बना सिवाय प्राइवेटों के। जो बढ़ावा है उद्योगपतियों के लिए बढ़ावा है सारा। बेरोजगारी मथुरा में अगर कोई बड़े कारखाने लगेंगे जैसे रिफाइनरी, इस तरीके से सांसदों के काम हुआ करते हैं, वो कोई काम नहीं है। जैसे अभी देखिए आप, मेयर भाजपा का चुना गया और भाजपा के मेयर के बाद में ये कंडीशन हो रही है कि गंदगी इतनी चरम सीमा पे है कि मेयर साहब को यही नहीं पता कि मैं कहाँ कोठी में सो रहा हूँ। इसलिए ये विकास का मुद्दा जो है आ रहा है। ये देखिए आप मस्जिद के सामने गंदगी को देख लिए, मैं आपको प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा रहा हूँ। इसमें मंदिर है, देखिए हमारे सामने, दोनों चीज़ें, गंदगी सफाई उठाने वाले कोई पैदा नहीं है। कोई अगर जमादार से आप शिकायत कर रहे हैं, लोकल मुद्दों पे बता रहा हूँ मैं, अगर कम से कम जब हमारी यहाँ सुनवाई नहीं हो रही तो लोकल कोई हमारा सांसद होगा तो हम उसके पास जाके अपनी शिकायत तो दर्ज कर सकते हैं। अब माननीय हेमा मालिनी जी हैं, हेमा मालिनी जी के पास तो मैं समझता हूँ कि मैं एक पार्टी में अच्छे खासे ओहदे पे, लेकिन मुझ जैसे आदमी नहीं जा सकता। तो आम आदमी की तो कोई हिम्मत ही नहीं है कि हेमा मालिनी की कोठी पे पहुँच जाए डर के मारे, तो वो अपनी क्या शिकायत करने हेमा मालिनी के पास जाएगा। लोकल अगर सांसद होगा तो कम से कम इंसान अपने शिकायत करने लोकल सांसद के पास तो पहुंच जाएगा। आज अपनी यमुना मैया को देख लो भाई, हिंदू धर्म में यमुना को माँ माना गया है, मुसलमानों में भी माना गया है यमुना को। दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है जो यमुना को ना माने, गंगा को ना माने। भाई पानी तो नदियों का ही सहारा है, लेकिन जीवनदायी नहीं है। अब भाई किसी के नाम से पुकारा जाता है, किसी को कैसे पुकारा जाता है, लेकिन बिना यमुना के पानी के वुज़ू नहीं होगा। चाहे वो समुद्र में से आए, चाहे वो गंगा में से आए, चाहे वो जमुना में से आए, चाहे वो सरस्वती में से आए। आज आपके चल के देख लीजिए आप दुर्दशा जमुना मैया की क्या हालत हो रही है। आप उसमें से आचमन नहीं कर सकते। जो आज परदेशियों का आना छत्ता बाजार में, विश्राम घाट में, जमुना पे कम हो गया। आप प्रमाण देख लीजिए, मैं आपको दिखा दूं प्रमाण। आप स्वयं वहाँ रहते हैं, आप सभा देखते हैं, दर्शन यानी करने कि जाते हैं। आप इसका जो आप कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं कि आज उसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिल रहा है कि श्रद्धालुओं की संख्या में जो कमी आ रही है मथुरा में, बिल्कुल इसीलिए उसका आ रही है। प्रमुख कारण ये भी है कि माँ यमुना का जल शुद्ध नहीं है और लोग आचमन करने से कतराते हैं। बिल्कुल कतराते हैं। आप जाकर खुद देख ले, हम और आप तो मथुरा के रहने वाले हैं। सुबह जो लोग दर्शन करने जाते हैं वो जमुना की तरफ मतलब आचमन लेने से डरते हैं बिल्कुल। और उसकी कंडीशन हर बार यही वायदे होते हैं कि हम जमुना का ये करेंगे, हम सड़कों का करेंगे। आप सड़कों की हालत देख लीजिए। मैं अपने कैमरामैन को दिखाना भी चाहूँगा, जहाँ पर हम लोग खड़े दिखाना, हुए आपको प्रत्यक्ष हैं चढ़ावा वहीं पर बिल्कुल इस पत्थर पे खड़े हुए हैं। देखिए आप देखिए आप ये हालत देखिए, आप और चलता हुआ रोड देखिए, आप फिर आप देखिए चीज़ का है। चलिए बात करते हैं और भी लोगों से। यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं हम बात करेंगे इनसे भी कि आप बताना चाहेंगे। यहाँ पर पूर्व के मेंबर मेरे साथ मौजूद हैं इस समय पर। जी, इनका ये कहना है कि इस समय पर जो स्थितियाँ हैं वो बद से बदतर हो चुकी है मथुरा। क्या कहना चाहेंगे, क्या आप इनकी बात से सहमत हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं इस क्षेत्र से सभासद रहा, पूर्व सभासद हूँ। मेरे वक्त में यहाँ पर जो भी काम हुए आज लोग उसकी सराहना करते हैं। आज उसके बाद में हमारे यहाँ जो भी पार्षद हुए, उसके बाद में अब दूसरे पार्षद और हुए हैं, लेकिन क्षेत्र में एक दिन भी झांकने नहीं आए। इससे पहले भी बीजेपी के पार्षद हुए थे और उससे पहले भी बीजेपी के पार्षद हुए थे। आज मैं यहाँ निर्दलीय लड़ा था, निर्दलीय होने के बाद भी मैं बीजेपी से के साथ मिल के रहा था, लेकिन मैं काम हुए। आज हमारी सरकार ये कहती है कि कहीं भी गड्ढा मुक्त रोड मिलेंगे आपको, कहीं भी इस तरह की बात नहीं मिलेगी। आज देखिए इस गंदगी का साम्राज्य बना पड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई कर्मचारी टाइम से नहीं आते हैं। अभी देखिए, दिखाइए आप इसको, नाले को दिखाइए, देखिए कितनी देर पड़ा हुआ है। लेकिन ये मलिन क्षेत्र है, गरीबों का क्षेत्र है और इस क्षेत्र के अंदर आज तक कोई भी मलिन क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पर हमारे एमपी साहब ने, इससे पहले भी रहीं और आज भी रहीं, कभी यहाँ पर नहीं, गरीबों के बीच में कभी नहीं आई। आज तक कभी क्षेत्र में नहीं आई? नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई यहाँ पर। और ना ही यहाँ के लोगों के लिए किसी भी तरह की सहूलियत देने की उन्होंने कोशिश चलिए, की। आगामी सांसद आपकी नज़रों में कैसा होना चाहिए? किसी पार्टी का चुनेंगे या किसी चेहरे को देखना चाहेंगे? नहीं, हम ये चाहते हैं कि पार्षद, वो सांसद ऐसा होना चाहिए जो
यहाँ हमारे गरीबों की बातों को सुने, गरीबों के लिए कुछ रोज़गार और कुछ तालीम के लिए, शिक्षा के लिए ऐसी जगह खोलें जिनको गरीबों से, लेकिन यहाँ इस तरह की अभी तक हमारी सांसद जी ने यहाँ इस क्षेत्रों में, गरीबों के क्षेत्रों में कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे कि गरीबों को उससे लाभ मिल सके। हमें जो है यहाँ पर मूलभूत समस्याएं प्राप्त नहीं हो रही हैं। गंदगी बहुत रहती है। पहले नगर पालिका थी, कोई बात नहीं है, अब महानगर हो गया, नगर निगम हो गया है ये। इसमें कोई सफाई व्यवस्था नहीं है। अब मैं विकलांग हूँ, जगह जगह से सड़कें टूटी पड़ी हैं। मुझको इतना दिक्कत होती है कि बहुत ज़्यादा, कम से कम ये पानी की लाइन भी डली है, अभी तक पानी मुहैया नहीं हो पा रहा है, जिससे कि लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना हो रहा है। और सरकार का ये एजेंडा है कि सबका साथ, सबका विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के नाम पर कोई बात नहीं है। जाति धर्म एक अपनी जगह पर है, जो भी है, लेकिन जो हमारी बस्ती है इसमें बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है। सफाई कर्मचारी समय से आते नहीं हैं। सफाई कर्मचारी समय से नहीं आते। अब भी आप मेरे घर के सामने जाकर देखिए, 3 दिन से कूड़ा पड़ा हुआ है, जबकि नगर निगम का ये काम है, सफाई होनी चाहिए चारों तरफ। भाई इसके साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारे यहाँ तो बहुत गरीब जनता है, और गरीब जनता की वजह से ही यहाँ के सभासद लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो ये चप्पे चप्पे पे गड्ढे, सड़क पर वाहन भी गिरते हैं, आदमी भी गिरते हैं, हर तरह की समस्या है। क्षेत्र में पानी की इतनी बड़ी समस्या है कि नगर निगम जो है टैक्स लगा के तो भेज रही है, मगर यहाँ पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। ना पानी 4-4, 6-6 दिन नहीं आता है, और लाइन पूरी वही खुदी हुई पड़ी है, हर जगह लीकेज है। यह क्षेत्र में कार्य होना चाहिए हमारे हिसाब से, तो भले ही बीजेपी हो या कांग्रेस हो या सपा हो, कोई भी पार्टी हो, यह कार्य होना चाहिए। गरीब भाइयों के लिए जब तक सुविधा नहीं होगी, गरीब भाई स्वतंत्र नहीं रहेगा। तो दर्शकों, देखा आपने, एक बार पुनः हम लोग निकल चुके थे अपने इस खास कार्यक्रम सांसद पर संवाद को लेकर के, और आज हम लोगों ने कटौती कुआं क्षेत्र में जाकर के भ्रमण किया, लोगों से बात की और जाननी चाहिए उनकी राय कि आगामी लोकसभा चुनावों में किस प्रकार से उनको सांसद स्थानीय या बाहरी हो, या फिर किन मुद्दों को लेकर के वे अपना वोट अभी सरकारों को देना चाहेंगे। फिलहाल अपने इस खास कार्यक्रम को देते हैं यहीं पर विराम। लगातार जुड़ते रहेंगे और देखते रहिएगा सांसद पर संवाद कार्यक्रम को। मैं अपनी सहयोगी गोपाल जग्गा के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज़। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केडी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।